अरे माँ, जो भी चाहिए हमें कहो ना, यूं बिस्तर से मत उठा करो। तुम्हें जो भी चाहिए हम हाथ पर लाकर देंगे। मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद तूने अकेले सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। तू घर के साथ साथ बाहर का काम भी अकेले ही संभालती है। माँ, मेरी चिंता छोड़ दो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और बचपन में तूने भी तो मुझे और मोनू को पाला है, हमारा ख्याल रखा है, तो अब हमारी बारी है तेरा ख्याल रखने की। ये कहकर निशा अपनी माँ के गले लग जाती है। निशा लोगों के घरों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाती है। पहले ये काम उसकी माँ करती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत कुछ साल से ठीक नहीं रह रही थी। तब से वही ये सब काम करती थी और उसका 7 साल का छोटा भाई मोनू घर में रहकर अपनी माँ की देखभाल करता था। एक रोज निशा सेठ जी के घर काम कर रही थी। तभी सेठ जी उसे बुलाते हुए कहते हैं, निशा, इसमें प्याज के समोसे हैं, इसे जल्दी से चाय के साथ प्लेट में डालकर ले आओ। उस प्याज के समोसे से बेहद ही अच्छी स्वादिष्ट महक आ रही थी। निशा सेठ और सेठानी को ले जाकर वो चाय और प्याज के समोसे देती है, जिन्हें वो दोनों बड़े ही चाव से खा रहे थे। निशा का भी बड़ा मन था उन्हें खाने का, लेकिन फिर वो अपना मन मार कर रह जाती है कि निशा को सेठानी उसकी तनख्वाह देती है। उन पैसों को लेकर निशा बाजार जाती है। घर में राशन भी नहीं है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। पहले चलकर ये सब सामान ले लेती हूँ। तभी बाजार में उसे प्याज समोसे वाले का ठेला दिखता है, जिसे देख निशा उसके पास जाती है। भैया, ये प्याज का समोसा कितने का है? पूरे 50 रुपया का है मैडम। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही महंगा है। इतने में तो हमारे घर की 2 दिन की सब्जी आ जाती है। ये सोचकर निशा वहां से चली जाती है। फिर वो राशन और दवाएं खरीद कर घर आती है तो उसकी नजर मंडी में सड़क पर फेंके हुए बेकार प्याज की ओर जाती है। वो उनमें से कुछ प्याज उठाती है और अपने घर के आंगन में लाकर बो देती है। फिर कुछ महीनों में ही उसके आंगन में प्याज उगने लगते हैं, जिसे देख निशा बहुत खुश होती है। अरे वाह, इतनी सारी प्याज उग गई, अब मैं इन्हें बाजार में बेचूंगी और उससे पैसे कमाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इनसे प्याज के समोसे बनाऊंगी और अपने छोटे भाई और माँ को भी खिलाऊंगी। वैसे भी हम गरीबों के नसीब में कहाँ है कि हम बाहर से इतने महंगे प्याज के समोसे खा सके। निशा उन प्याजों को धोकर उन्हें कद्दूकस कर लेती है। फिर उसमें हरा धनिया, मिर्च मसाले और स्वादिष्ट सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। फिर जल्दी से उन्हें समोसे में भरकर गर्मा गर्म समोसे बना लेती है और टमाटर की चटनी के साथ अपनी माँ को खाने को देती है, जिसे खाकर उसकी माँ उससे कहती है, वाह निशा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तो सचमुच मजा ही आ गया। आपके हाथों में तो जादू है। दीदी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके जैसे स्वादिष्ट समोसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं बना पाता होगा। अरे, मैं तो कहता हूँ आप ये समोसे बाजार में ले जाकर बेचो ना, देखना अभी के अभी खत्म हो जाएंगे। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो अगले दिन सेठ जी के काम से छुट्टी लेती है और घर पर रहकर ढेर सारे प्याज के समोसे बनाती है और फिर उन्हें लेकर बाजार में बेचने निकल जाती है। प्याज के समोसे ले लो, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, वो भी टमाटर की चटपटी चटनी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में। क्या? प्याज के समोसे, वो भी 30 रुपए में? कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो जो इतना सस्ता बनाकर बेच रही हो? नहीं साहब, आप खाकर तो देखो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। उस ग्राहक ने जैसे ही अपने मुंह में वो समोसा डाला तो वो तो जैसे उसके स्वाद में खो ही गया। वही वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। मुझे तो तुम 2 प्लेट और लगा दो और 2 प्लेट पैक भी कर दो। मेरे बच्चे तो इन्हें खाकर खुशी हो जाएंगे। हाँ। ग्राहक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर निशा बहुत खुश होती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अब उसके पास खूब ग्राहक आने लगते हैं। अब वो सेठ जी का काम छोड़ देती है और अपने समोसे प्याज के व्यापार को ही आगे बढ़ाती है और अब वो खूब कमाई करने लगती है। फिर कुछ ही महीनों की मेहनत से वो इतना अच्छा कमा लेती है कि उन पैसों से वो अपनी माँ का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने लिए अच्छा सा घर भी ले लेती है, जिसमें अपनी माँ और भाई के साथ रहने लगती है। मदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के 2 भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था, जबकि मदन गरीब था। किशन एक ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा साधा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन के कढ़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था।
मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में ही हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तू तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। लो, एक मांगने वाला पहले आया, दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या, एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। मदन समझ गया था कि कहीं न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। वो निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था। तभी मदन उसे आवाज लगाता है। अरे बाबा रुको, पास ही में मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल हैं, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कड़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहां से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ, पूछ कर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सबके लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कड़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कड़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। तुम सचमुच बहुत दयालु हो, पर तुम कहीं ना कहीं किसी शंका में हो। हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। पर तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हें रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कढ़ी चावल बनाने लगा। मदन के कढ़ी चावल इतने स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कढ़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कढ़ी चावल बांटता था। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। बापू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बापू मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है।
किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती हैं। कहते हैं जो दूसरों का भला करता है भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।